Hi investors, welcome to SOIC. So in this session, we'll be taking a lot of questions today. क्योंकि ओवर द ईमेल, यूट्यूब कमेंट सेक्शंस एंड हमने रिसेंटली एक वेबिनार कराया था जिसमें काफ़ी लोगों ने हमसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं. Fortunately, we have received 1000 questions के आसपास and what we'll be trying to do is कि we'll be answering 20 to 25 questions जो उन questions में काफ़ी ज़्यादा common थे. And इन questions में आपको पता लगेगा कि how we think at SOIC about various businesses, how do we look at portfolio allocation, how do we perceive risk and how are we looking at individual businesses, right? तो इस Q&A में हम 3 questions करके questions लेना start करेंगे. So the first 3 questions that we've received are, what is your view on platform businesses? The second question that we have received is, what are the most important ratios to look at when comparing companies? And the third question we have received is, in your video of Deepak Nitrite's annual report analysis, you showed that the company has already achieved about 90% utilization in phenolics plants. Does that mean that the company doesn't have enough headroom for growth, leaving aside margin expansion? So starting with the first question on platform businesses, so platform businesses, फर्स्ट टाइम व्हाट हैज़ हैपेंड इन लाइक हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कि ऐसा बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंट करा गया है जहाँ पे थ्योरेटिकली अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें, वेन एवर अ बिजनेस अचीव्स अ सर्टन स्केल इट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? But what platform businesses are doing is that when they achieve a certain scale, they start experiencing increasing returns on capital. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू हैव एन इंटरनेट बिजनेस, राइट? सो अगर हम फेसबुक की बात करें तो फॉर फर्स्ट 100 मिलियन यूजर्स उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी वेरी हाई. बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, आफ्टर अ क्रिटिकल थ्रेश होल्ड इज रीच्ड, द एडिशन ऑफ यूजर्स, द कॉस्ट कीप्स गोइंग डाउन. एंड मोर ओवर वॉट हैपन्स, क्योंकि आपके पास इतने यूजर्स आ गए एक प्लेटफॉर्म पे, यू कैन कीप इनोवेटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑप्शनैलिटीज. So this is the first time in human history when you actually do not need capital to create more money, right? This is what is happening. In terms of Indian economy and Indian aspect, there are businesses like IndiaMart, InfoEdge, CDSL. All these businesses are platform businesses. But while analyzing platform business, what you have to be careful of इसकी जो new users हैं उनका addition किस pace पे हो रहा है, एंड मोर ओवर इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम ग्रोथ कितना है. तो जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया मार्ट के टर्म्स में बात करते हैं तो दे हैव बीन एडिंग न्यू यूजर्स एट अ पेस ऑफ 10, 15, 20%, राइट? शायद से लॉकडाउन के चक्कर में और भी तेज हो गया होगा, राइट? एंड सेकेंडली अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक इज ऑलरेडी एट अ वेरी हाई लेवल यूजर बेस. तो डैट मीन्स कि यूजर्स आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज जस्ट मोनेटाइजेशन. तो आप डिफरेंट वेज से मोनेटाइज कर सकते हो क्योंकि यूजर्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मल्टीपल ऑप्शनैलिटीज क्रिएट हो जाती हैं. सो दीज बिजनेसेस आर योर मॉडर्न मोनोपोलीज. अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इफ आई कंपेयर इंडिया मार्ट, इन्फोएज, लाइक CDSL, इंडियन एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, all these are platform businesses. Even MCX comes as a part of platform business because they also have an exchange where more buyers is equal to more sellers. But the thing is, there are different types of platforms. So some platforms are interactive platforms. सपोज फेसबुक में देखते हैं कि फेसबुक आपको एक सर्विस प्रोवाइड करे जहाँ से आप दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं. जैसे इंस्टाग्राम है, यू कैन इंटरैक्ट विद अदर पीपल. देन देर आर सम काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक ऊबर. कि ऊबर में क्या है कि टैक्सी गाइज यूजिंग इट फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सी सर्विसेज एंड यू आर बुकिंग द कैब थ्रू ऊबर, राइट? तो इट इज़ नॉट टू वे बेसिकली, क्योंकि फेसबुक में यू आर इंटरैक्टिंग विद समवन एल्स. And some are exchange businesses which are providing a service, which are basically acting like intermediaries. तो in our way of things हमें अभी लगता नहीं है कि इंडिया में कोई ट्रूली प्लेटफॉर्म बिजनेस लिस्ट हुआ है अपार्ट फ्रॉम इन्फोएज. इंडिया मार्ट में वील सी हाउ थिंग्स शेप अप, बट इंडिया मार्ट में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं अकाउंटिंग के. दे रिसेंटली डिड अ गुडविल राइट ऑफ दैट टू इन 1 quarter, and moreover there are 2 or 3 other things. When we'll make the video of India Mart, we'll also point out the negatives because हर कंपनी में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो इंडिया मार्ट में हम तब बात करेंगे. बट वन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म विच वी ट्रूली लाइक इज इन्फोएज. Because Naukri.com is today a monopoly, right? So they have 65 to 70% of market share in jobs. And moreover, 99acres is also like close to 45 to 50% of the market. So here the promoter understands what it takes to create a platform.
जिन बिजनेसेस में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, समथिंग लाइक अ शू कनेक्ट एंड अदर बिजनेसेस लाइक योर पॉलिसी बाजार, even they are trying to create a platform, they are trying to invest in platform businesses. So the promoter understands. So in InfoEdge, if someone's looking at InfoEdge, तो वहाँ पे purely the bet has to be on the promoter's capability to identify such businesses early in their journey. But valuations के term में we do not have an opinion because it seems to be really highly valued. So this is our opinion on platform businesses, and over a period of time we'll be taking each and every platform business that is listed in India, and next 5 to 6 months में we'll be making individual stock analysis on them as well. And यहाँ पे 2 books जो मैं आपको recommend करूँगा, पहली book है that is your Modern Monopolies, and second book है How Internet Happened. क्योंकि How Internet Happened is basically the history of how internet came into being. अगर आपको कोई भी इंटरनेट बिजनेस समझना है, या इनफैक्ट आपको अगर कोई भी बिजनेस समझना है, यू हैव टू गो टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री के बिगनिंग के फर्स्ट प्रिंसिपल्स में जाके कभी किसी चीज़ को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग वुड बी अ लॉट बेटर एज वी आर थिंकिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि इंडस्ट्री आई कहाँ से, इसमें डोमिनेंट प्लेयर्स है कौन और इंडस्ट्री जा कहाँ रही है. बिकॉज ऑल इन्वेस्टिंग इज अबाउट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. क्योंकि फ्यूचर में आपका पैसा तभी बनेगा जब जिस कंपनी को आपने पिक करा है दैट विल डू वेल, एंड दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन प्रोबेबिलिटीज, राइट. Second, coming to the second question that was there, that was what are the important ratios you look at while analyzing businesses. So the first simple answer is that nothing beats business understanding. आपको बिजनेस को समझना ही पड़ेगा जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. We do not consider ourselves to be fundamental analysts, nor do we consider ourselves to be technical analysts. We think of ourselves as business analysts. वी वॉन्ट टू नो कि बिजनेस में चल क्या रहा है, आज तक हुआ क्या है, बिजनेस में रिस्क क्या है. मेजरली आवर फोकस इज फर्स्ट ऑन द रिस्क, ओनली देन आफ्टरवर्ड्स वी लुक एट अपॉर्चुनिटीज कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस पर थीसिस क्या हो सकती है. वी मेड अ वीडियो ऑन वेरिएंट परसेप्शन जो हमारे थीसिस के पॉइंटर्स है बेसिकली किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के. एंड मोर ओवर अगर हम रेशियोज में बात करें, वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर businesses which can keep redeploying incremental capital at high rates of return. जैसे यहाँ पे मैं नवीन फ्लोरिन का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 2011 में उन्होंने क्रैम्स बिजनेस स्टार्ट करा था, राइट. एंड सिंस मेनी ऑफ अस डू नॉट हैव द पेशेंस, तो क्रैम्स बिजनेस का किसी को अगर ट्रूली नेचर पता हो, इट इज नॉन लीनियर इन नेचर. तो आफ्टर यू अचीव अ सर्टन स्केल, अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट इंक्रीजिंग फॉर यू. अगर हम इंटरनेशनली कंपनीज देखें लाइक थर्मो फिशर, लाइक योर कैटलिंट एंड लॉन्जा, even these companies have created a lot of wealth in last 5 to 6 years because this business is truly non-linear in nature. हमने नवीन फ्लोरिन की वीडियो भी बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्ले आउट कर गया. बट उसमें था क्या कि द डायरेक्शनल ट्रेंड ऑफ ROIC, दैट इज योर रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल, कि जो मैं पुराने रिटेन प्रॉफिट्स या पुराने कैपिटल से जो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ अगले कैपिटल पे, जो भी मेरे न्यू इन्वेस्टमेंट आने वाली इंक्रीमेंटल कैपिटल पे, उस पर क्या रिटर्न्स आ रही है, वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर दिस. तो नवीन फ्लोरिन के केस में 2011 में क्रैम्स बिजनेस स्टार्ट हुआ. आई थिंक 2013 या 14 में दे ऑल्सो सेड इन कॉन कॉल कि इफ वी आर एबल टू स्केल दिस अप तो easily we can take this to 1000 crores of revenue, right? And today I think it is already at 250 or 300 crores of revenue और वहाँ पे capex भी हुआ है. तो structurally margins are improving, and if your margins are improving, what is happening? एक बार ROIC का DuPont देखते हैं. तो ROIC का DuPont कुछ ऐसा है. एक जगह आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स, एंड सेकेंड तरफ आपका आता है सेल्स अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड सेकंड इज योर इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर. तो नवीन फ्लोरिन के केस में क्या हुआ, क्योंकि वो एक बेटर प्रोडक्ट मिक्स में घुस रहे थे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स वाली फिगर ऊपर जाते जा रही थी. एंड सिंस क्रैम्स बिजनेस में 1 to 1.5x से ज्यादा आपका इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर नहीं है, तो दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड. तो यहाँ पे आपकी ये थीसिस बन सकती थी कि नेक्स्ट 3-4 years डाउन द लाइन शायद से ये हो सकता है. तो अनदर बिजनेस वेयर दिस कैन हैपन इज एस्टेक लाइफ साइंसेस, जहाँ पे क्रैम्स का एक्सपोजर बढ़ते जा रहे हैं. तो वहाँ पे भी कुछ 20% क्रैम्स है. लेट्स सी नेक्स्ट 3-4 years में कितना हो सकता है. वी विल बी एनालाइजिंग दैट बिजनेस वेरी वेरी सून. भारत रसायन के केस में आई थिंक सो दिस कैन हैपन बिकॉज डायरेक्शनली इट लुक्स कि दे आर गेटिंग इनटू पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू अटेंड द AGM कि what the promoter says. This time AGM was only for 5 minutes, so we couldn't get enough information out of them, right? And very important to realize is कि business direction क्या है, what is the direction of the margins we are looking at, what is the ROIC, what is the ROIC of the business, what is the ROCE of the business, and what is the ROE of the business.
क्योंकि ROC विल टेल यू द ट्रू नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर वो बिजनेस एसेट हैवी है, उस बिजनेस का मार्जिन इतना अच्छा नहीं है, तो द ट्रू नेचर ऑफ द बिजनेस वुड बी अ ग्रूसम बिजनेस, जो वॉरेन बफेट 2007 के लेटर में बात करते हैं। मोर ओवर वी ऑल्सो try to avoid companies which are very leveraged. So we won't typically invest in companies which have more than 1 times debt to equity ratio. तो 1 times debt to equity ratios में हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। एंड रेशियोज में अगर हम फाइनेंशियल कंपनी की बात करें जो आपके लेंडर्स हैं, तो लेंडर्स में वी आर लुकिंग एट कंपनीज whose asset quality in a down cycle, माने डाउन साइकिल के अंदर जो उनकी एसेट क्वालिटी थी वो मेंटेन कर पाए। तो our like pond of financials is very very limited. So some of the financials that we do track are HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, AU Small Finance Bank, Aavas Financiers, Mars Financial, Canfin Homes, and moreover apart from this we also track City Union Bank. But problem to realize is that this sector is going through heavy headwinds. So you have to be very very careful if you're looking at this sector. And even we are currently analyzing things in next maybe 7 to 8 months. We'll also have all the financial sector analysis on the channel itself, and we'll also be doing the analysis of the banking industry कि banking start कैसे हुई थी, banking evolve कैसे हुई, different types of banks है कौन से इंडिया में, एंड यहाँ पे क्यों एक इन्वेस्टर के मरने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इनहेरेंटली दिस इज अ लेवरेज्ड बिजनेस। सो यू हैव टू चूज योर लेंडर्स वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ पे वही लेंडर जीतता है जो कोई भी खराब डिसीजन नहीं लेता। लाइक वॉरेन बफेट सेज दैट इट टेक्स अ फूल टू फेल अ बैंक, क्योंकि इससे आसान तो बिजनेस ही नहीं है। यहाँ से पैसा लिया, वहाँ पे दिया, एंड बीच में बस ग्रीड नहीं करना वॉल स्ट्रीट को एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाने का। बट सम ऑफ द बैंक्स डू given to this temptation, so you have to be very very careful, right? So banking ka we'll be analyzing soon, and moreover apart from these ratios we are also looking at your CFO upon EBITDA कि कितना ज़्यादा आपका लाइक कैश कन्वर्जन हो रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो लुकिंग एट CFO upon PAT, like the cumulative CFO upon cumulative PAT. But important to realize is that this is not our only parameters, because in some of the B2B businesses CFO upon PAT would always be less because some of the money gets stuck in working capital. So this cannot be the only filter you're looking at while analyzing businesses, because you will be missing a lot of companies, right? तो काफ़ी सारी financial ratios है, and more apart from this I would rather give precedent to business analysis and then we come to financial ratios. So I hope that answers that question. Now coming to the third question that we have received is on Deepak Nitrite कि phenols का plant already 90-95% utilization पे, तो future growth कहाँ से आएगा? In the very same annual report, I also pointed out that they have acquired land of 125 acres, which is a part of their capex of 270 crores, I think so, right? So what is going to play out in Deepak Nitrite is, direction wise it looks pretty solid to us कि जैसे आरती इंडस्ट्रीज ने 10 साल पहले बेंजीन का पूरा सेटअप करा था, एंड पीपल यूज टू थिंक ऑफ आरती इंडस्ट्रीज एज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस, क्योंकि पहले इन्होंने अपना जो RM है बेंजीन का वो सेटअप करा था, बेंजीन का प्लांट। And in the next decade, from 2010 to 2020, they went into downstream derivatives. पहले तो आपने upstream की चीज सेटअप कर ली, then you go into downstream. And the moment you go into downstreams in chemicals, what happens is your value addition keeps on increasing. So what Deepak Nitrite is planning to do in next 3 to 4 years, that they will be going into a lot of downstream of phenols. And phenols are used as building blocks of a lot of molecules, and it is used in many chemistries. Just to give an example कि विनिति ऑर्गेनिक्स जो ब्यूटाइल फिनॉल्स का प्लांट जिन्होंने लगाया है, तो उन्होंने प्लांट तभी लगाया क्योंकि फिनॉल्स का जो रिक्वायरमेंट था दैट इज बीइंग फुलफिल्ड बाय दीपक नाइट्राइट। तो ब्यूटाइल फिनॉल्स टेक्स 1/3 ऑफ आइसोब्यूटालीन एंड 2/3 ऑफ फिनॉल्स, एंड क्योंकि दीपक नाइट्राइट ने फिनॉल का प्लांट लगा दिया तो दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो फिनॉल्स आर यूज्ड एज बेसिक बिल्डिंग blocks in a lot of chemistries. So size of opportunity is humongous. But only thing where I'm skeptical of is that there are no entry barriers currently, because you just need to bring money on the table to put up a phenol plant. Let's see how it plays out. But the company directionally, since they're getting into downstream derivatives, the direction of the business looks very very positive to us. So in the after the APL Apollo analysis, do let us know कि अगर आपको दीपक नाइट्राइट का वीडियो देखना है, आपको सीक्वेंट साइंटिफिक का देखना है, अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो हम देखते हैं किस पे बनाएंगे, right? So these were the first 3 questions. Now let's take the next 3 questions.
What is your strategy when what is your exit strategy for a stock when the stock has moved up by 50%? Second is, how should one assess the capital allocation decisions of Asian Paints now that they're entering into interior home solutions? And the third is, for forensic analysis, we can collate information based on annual reports, corporate announcements on BSE sites, money control and other news channels. Is there a single trusted source where the information is not that scattered and fairly easy to practice analysis? What sources do you personally use for forensic analysis? Now coming to the first question, what is our exit strategy if the stock has moved up by 50%? Simple answer is we do not have any exit strategy, because we are looking at a business. If the business direction is still positive and if it keeps on improving, we'll remain invested in the business. Like Peter Lynch says that do not cut your flower to water your weeds. तो आपको अपने पोर्टफोलियो में जो आपके फ्लावर्स हैं, जो आपके विनर्स हैं, उनको आपको कट नहीं करना चाहिए इन आर व्यू ऑफ थिंग्स. तो यू हैव टू लेट योर विनर्स रन. वी आर नॉट ऑफ द फिलोसफी कि यू शुड कीप टिंकरिंग विद योर पोर्टफोलियो कि हर 3 महीने में कुछ लिया, 6 महीने में कुछ लिया, 9 महीने में कुछ लिया. वी डू नॉट थिंक लाइक दैट. वी एक्चुअली थिंक ऑफ स्टॉक्स एज बिजनेस ओनरशिप. वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन कंपनीज हु हैव अ पॉजिटिव बिजनेस डायरेक्शन. बिकॉज पॉजिटिव बिजनेस डायरेक्शन में क्या होता है कि मार्केट इन स्टोरीज को कभी कभी इग्नोर कर देती है, क्योंकि मार्केट बहुत कभी कभी इन सम सिनेरियोज इट इज़ वेरी स्टैटिक. तो इट विल ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग करेंटली. But we are thinking in terms ki what will happen 2 to 3 to 4 years down the line. What is the product mix that is going to come in? What are the new segments that the company is entering? तो आपको ये सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान होना चाहिए. एंड ये अंडरस्टैंडिंग आपकी आएगी कैसे? जस्ट बाय रीडिंग बिजनेसेस, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग वन कंप्लीट सेक्टर. जैसे आज फार्मा और क्रैम सेक्टर है, तो हमें फार्मास्यूटिकल्स में वी डू नॉट अंडरस्टैंड द जेनेरिक प्लेयर्स, जो प्योर प्ले जेनेरिक्स हैं, जो फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें लेगेसी प्रॉब्लम्स हिस्टोरिकली काफ़ी रही हैं. इन योर प्लेयर्स लाइक लुपिन, इन योर प्लेयर्स लाइक ऑरोबिंदो फार्मा एंड सन फार्मास्यूटिकल्स. तो वी कंप्लीटली अवॉइड दिस सेगमेंट बिकॉज historically we have seen the risks playing out. So we are not comfortable in betting our hard earned capital on such companies. Whereas in CRAMS and CDMO segment, we do get a comfort of mind because if you study the sector internationally, the structure of the industry is such that it is very concentrated on the molecule level. So look for places where the competition is either weak or dumb. That is the kind of investing we are trying to do, and we are trying to get in before the herd tries to get in the company. जब बाकी सबको पता लगे उससे पहले we just try to get in. कभी कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते, because it's a game of probabilities, right? तो this is what our exit strategy is. If business direction is positive, we'll remain invested. If the ROIC is positive, we'll remain invested. If something happens, a catalyst plays out on the downside, if some risk actually comes to like forth, so we take an exit call dependent upon the environment, क्योंकि it's a probabilistic exercise. तो यहाँ पे आपको जो भी precision से बता रहे हैं, we think that they are just plainly lying to you, right? This is how we think of in that terms. To the second question of Asian Paints capital allocation is, you have to look at कि home solutions उनका in terms of total capital कितना capital like allocation उसमें हुआ है. Because recently in 2019 and 2018 they have put up a mammoth capex. मैंने 2-2.5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का capex करा है for paints business in their 2 facilities. I think one is in Mysore. I think 3,000 करोड़ के आसपास का capex करा है Asian Paints ने. तो in terms of capital allocation we are not thinking in terms of कि खराब capital allocation हो रहा है. अगर वहाँ पे बहुत छोटे, अगर experimentation के terms में वो business हो रहा है, तो it is totally okay to ignore that because great companies keep experimenting. Great companies के पास balance sheet strength होता है experiment करने का, right? तो this is how we are thinking of Asian Paints. Now coming to the third question of forensic analysis. तो forensic analysis में what we do कि we have just created a checklist for ourselves. तो उसमें कुछ 15 to 20 points हैं, and before analyzing a business, तो we just go through those 15 to 20 points because checklist actually creates a process that is like a complete method for us कि ये 15-20 पॉइंट तो हमने देखने ही देखने हैं. तो that actually becomes like a single source for us, and moreover there are many good platforms which are coming up. तो अगर आप कोई
मनी लाइफ की जो मैगजीन आती है उसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी फोरेंसिक एनालिसिस हो रखे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम मनी लाइफ मैगजीन देयर इज अनदर सब्सक्रिप्शन बाय द नेम ऑफ स्मार्ट कर्मा. बट स्मार्ट कर्मा में प्रॉब्लम क्या है, दैट द सब्सक्रिप्शन इज रियली एक्सपेंसिव. तो आई थिंक दैट इज मोर suited for institutional investors. And apart from that, we have 15 to 20 ratios that we use in analyzing frauds and like forensic accounting. So we use that before investing in each and every business. Sometimes what happens is कि एक दो रेशियो पे अगर बिजनेस मैच नहीं कर रहा होता तो you have to take a business by business call. जैसे alkyl amines में if the promoter was taking 10% salary and if ESOP का भी पॉलिसी स्टार्ट हो गया था, तो वी जस्ट थॉट कि प्रमोटर हैज जस्ट गिवन आउट 40% डिविडेंड पे आउट विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड इन इंडियन बिजनेसेस. तो वी थॉट ऑफ इट इन दैट टर्म्स. तो कभी कभी कुछ चीज़ें यू हैव टू इग्नोर. सैलरी इज नॉट द थिंग विच यू कीप लुकिंग एट एंड उससे आप बिजनेसेस को इग्नोर करते जाएं. अगर आपको सैलरी देखनी तो आप डीवीज लैब कभी नहीं खरीद सकते थे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कभी नहीं खरीद सकते थे, CCL प्रोडक्ट्स कभी नहीं खरीद सकते थे. आई थिंक दिस इज अ वेरी ओवरली मिसयूज्ड टूल in our opinion, right? So the next three questions that we received, the first one is what is your portfolio allocation strategy and how many stocks do you own? The second question is how to trust management in con calls and AGMs which have forward looking statements. The growth estimates may be way off the targets. The third question is what are your book recommendations, like if you have any top 5 books which you can recommend. And the last question that we have received is apart from financial shenanigans, which other book would you recommend for forensic accounting? So coming to the first question of portfolio allocation and number of stocks that we own. So at any given point of time, we own 13 to 15 stocks based upon the opportunities that we are finding in the market. माने opportunity market में होनी चाहिए stock को उससे मतलब ज़्यादा stocks लेने के या कम stocks लेने के लिए. And it is also dependent upon our understanding of the business. तो टिपिकली वी डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% इन वन बिजनेस. वी थिंक कि ये इनफ कॉन्सेंट्रेशन है एंड इनफ डाइवर्सिफिकेशन है by buying 13 to 15 businesses. And at all times we have close to 50 to 55 ideas in our watch list, like the closely followed watch list, जिसपे in a period of time we'll be making videos. Most of the companies which are there in our watch list, उनकी videos तो हमने अभी पीछे बनाई है. Next 30-40 companies का भी हम videos बनाएंगे, right? तो सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि हाउ टू लुक एट मैनेजमेंट्स और कैसे हम जज करें कि ये जो गाइडेंस दे रहे हैं अपनी AGMs के अंदर, अपनी कॉन कॉल्स के अंदर, क्या ये सच्ची हैं या झूठी हैं. सिंपल आंसर इज जस्ट चेक द ट्रैक रिकॉर्ड, राइट. अगर ट्रैक रिकॉर्ड ही गलत है, जैसे किटेक्स गारमेंट्स के केस में मैनेजमेंट हमेशा बोलती थी कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसको ऐसा कर देंगे, इतनी ग्रोथ ले आएंगे, 30% ग्रोथ कर देंगे, पर जब भी नंबर्स आते थे ग्रोथ वाज 1-2%, राइट. तो ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब था. मोर ओवर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देख रहे हैं तो पुराने कैपेक्स को जाके देखिए कि पुराना कैपेक्स जब हुआ था इन सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट तो कितने टाइम में यूटिलाइजेशन आ गई थी. व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स द मैनेजमेंट इज एंटरिंग, या फिर जो भी बिजनेस सेगमेंट अगर मैनेजमेंट एंटर कर रही है, वेदर दैट इज ROC अक्रीटिव और वेदर दैट इज ROC डाइल्यूटिव, माने उससे रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा अच्छा होएगा या खराब होएगा. इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट लुक एट कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इंडस्ट्री को पढ़िए कि कैसे प्रोडक्ट सेगमेंट में घुस रहे हैं. जैसे विनिति ऑर्गेनिक्स के केस में दे आर एंटरिंग ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स. अब ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स में क्या प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट लेवल ROC 15 से 16% से ज्यादा नहीं है, whereas इन कंपनी लेवल ROC 30 to 35% है. व्हाट इज दैट टेलिंग मी इन अ वे कि शायद से अपॉर्चुनिटी साइज में प्रॉब्लम है कंपनी के, क्योंकि यहाँ पे अभी 30 to 35% ROC अगर आपका ATBS और IBB के अंदर है, इतना ज़्यादा मार्जिन है, तो जो आप नए प्रोडक्ट में जाओगे उसमें भी इतना होना चाहिए ROC को मेंटेन करने के लिए. बट ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स में 14 to 15% से ज़्यादा ROC इनका नहीं है. जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के इफ़ यू जस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स यू गेट द आंसर. आई थिंक वी विल जस्ट पोस्ट अ स्मॉल स्नैपशॉट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस कॉल along with the calculation of product level ROC कि क्या हमें लगता है कि ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स में 15 to 16% से ROC ज़्यादा क्यों नहीं है. तो we just look at these things, right? तो again all boils down to your understanding of the business. The third question which we received was on book recommendations. तो book recommendations में I would recommend you read a book by the name of 100 Baggers. I think it's written by Chris Mayers. सेकेंड बुक जो आप पढ़ सकते हैं दैट इज कैपिटल साइकिल्स एंड कैपिटल रिटर्न्स, क्योंकि कैपिटल रिटर्न्स इज वन ऑफ द बुक्स विच विल टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर सिक्लिकल इन नेचर. तो वो क्या
रॉन्ग पॉइंट ऑफ द साइकिल में तो नहीं एंटर कर रहे, बिकॉज इफ यू एंटर एट द रॉन्ग पॉइंट ऑफ द साइकिल, समथिंग लाइक योर HEG और ग्राफाइट इंडिया, तो you are at a stage where the chances of permanent capital erosion are really high. माने आपका पैसा परमानेंटली इरोड हो सकता है, 80-90% लॉस होने का चांस है अगर आप कैपिटल साइकिल या कैपिटल साइकिल में सही से आप उस स्टेज को जज नहीं कर पा रहे कि आप बिजनेस साइकिल में अभी कहाँ पे हैं. Right, the third book which we'll recommend is written by Bharat Shah, is by the name of Long Term Value. This is my personal favorite. So every year maybe I read this book thrice or 4 times because this book had a deep impact on our thinking in terms of कि business के बारे में कैसा सोचना चाहिए. Because हम लोगों ने भी Intelligent Investor पढ़ी थी जो बेंजामिन ग्रेम ने लिखी थी, जो who's considered to be the father of value investing. Problem is that when the intelligent investor was written in an environment where US was just emerging from the great financial crisis, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स की भी वैसी बात कर रही थी क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट था एंड इंडिया का इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है. वी थिंक अपार्ट फ्रॉम सेकेंड एंड द 8th चैप्टर उसकी एप्लीकेबिलिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई इन्वेस्टिंग की बुक पढ़ रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि इसकी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या एप्लीकेबिलिटी है, राइट? क्योंकि तभी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. व्हाट चार्ली मंगल सेज कि आपको लैटिस वर्क क्रिएट करना है, थ्योरी का एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का. तो थ्योरी तो आपको वहां से मिल जाएगी, बट आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कहां से आएगी? थ्रू इंडियन केस स्टडीज. तो बुक के साथ साथ आपको बार बार थ्योरी के टर्म्स में सोचना भी है कि कौन सी इंडियन केस स्टडी में मैं इस थ्योरी को अप्लाई कर सकता हूं. ओनली देन इट विल क्रिएट अ लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स फॉर यू. Another book recommendation that we have is The Little Book That Builds Wealth by Pat Dorsey. This is a wonderful book if someone wants to understand that how moated investing works, कि moats को कैसे ढूंढना है, sources of moats कौन से हैं. This is another great book. One more book on valuations is the McKinsey book of valuation. So this is a very underappreciated book because some people think कि consultants ने लिखी है, but I think the way they have like described how valuation works is of very like critical application. माने आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए कि कंपनीज वैल्यू कैसे होती हैं. आई थिंक सो ये 700-800 पेज की बुक है, बट इट इज़ सो ईजी टू रीड कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि 700-800 पेज कब खत्म हो गए. इट इज़ अ वंडरफुल बुक, राइट? अनदर बुक दैट कैन बी अप्लाइड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज द इंडियन मनी मोनार्क्स. तो ये मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स भी एक बुक है, बट उससे पहले एक इंडियन मनी मोनार्क्स करके एक बुक आई थी जिसमें संजय भट्टाचार्य एंड प्रशांत जैन जैसे अच्छे इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू था. दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट बुक बिकॉज इट इज गिविंग यू इंडियन केस स्टडीज. वॉट वी आर आफ्टर इज द इंडियन एनवायरमेंट एंड द इंडियन मार्केट्स. अभी हम इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हमें इंडियन एनवायरमेंट के रिलेटेड केस स्टडीज लेके आनी है. भरत शाह का भी इसमें काफ़ी एक अच्छा इंटरव्यू है. एंड जो मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स है, जो इसका कंटेम्प्रेरी बुक जो आई है अभी रिसेंटली, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट बुक बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट द इंडियन केस स्टडीज विच आई थिंक इज ऑफ वेरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर एन इन्वेस्टर. अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, राइट? मोर और लेस वी हैव 15 to 20 बुक्स वी हैव एक्चुअली इन अ लाइब्रेरी, तो जो हमें इन्वेस्टिंग में काफ़ी अच्छी लगती हैं. तो इन बुक्स पे हम इन बुक रिकमेंडेशन का हम रिव्यू भी लेते रहेंगे एंड वी विल बी टीचिंग यू हाउ टू अप्लाई इट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. Another very interesting book is Competition Demystified by Professor Bruce Greenwald, because that book teaches you about the importance of analyzing industry structures. तो ये भी बहुत अच्छी बुक है जो आप पढ़ सकते हैं. Now coming to the last question on the book recommendations of like any book recommendations apart from financial shenanigans. So I would just say कि financial shenanigans, yes, it's a great book, but apart from this, whatever you learn in financial shenanigans, just apply it in case studies. Just do a case study of Yes Bank. Just do a case study of DHFL. Just do a case study of Satyam. Just do a case study of IndusInd Bank के अंदर क्या हो रहा था. तो यह 5-6 कंपनीज जो रीसेंट जिनके साथ हुए, वकरंगी का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, पीसी ज्वेलर का भी ले सकते हैं, मनपसंद बेवरेज का भी ले सकते हैं. तो इनमें कॉमन थ्रेड्स क्या थे, कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, क्योंकि ये रीसेंट केस स्टडीज हैं, रीसेंट बिजनेसेस हैं जो हमारे सामने हुए हैं. अगर आप इसी टाइम पे इनका केस स्टडी करते हैं तो आई थिंक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग वुड इम्प्रूव ड्रास्टिकली, बिकॉज बुक्स के अंदर अगेन केस स्टडीज हैं पुराने टाइम की. तो कंटेम्प्रेरी केस स्टडीज करने से क्या फ़ायदा है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है. अनदर वन विच यू कैन डू इज जो जर्मनी में अभी रिसेंट फ्रॉड हुआ है बाय द नेम ऑफ वायर कार्ड.
नाउ सरप्राइजिंगली दिस कंपनी वाज अ पार्ट ऑफ द जर्मन इंडेक्स। जैसे यहाँ पे निफ्टी है, वहाँ पे वैसे जर्मनी का एक इंडेक्स है जिसमें ये पार्ट थी वायरकार्ड। एंड जस्ट स्टडी की काफ़ी लोग कहते हैं लार्ज कैप्स में फ्रॉड है, लार्ज कैप्स काफ़ी सेफ होते हैं, फ्रॉड आने का चांस नहीं है, बट यू हैव टू लुक एट इट कि इन कंपनीज के अकाउंटिंग में भी कैसे इश्यूज आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने वायरकार्ड की केस स्टडी डाली है कि इनमें क्या हुआ था, एंड आपको क्यों ये पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ वेरी रीसेंट फ्रॉड। तो रीसेंट फ्रॉड्स को पढ़ने से मेमोरी ऑलवेज रिमेन्स फ्रेश। Thank you for attending the Q&A session. So in the description below, we have actually laid out our learnings of last 6 to 7 years of investing experience. तो हमने Fallen Champions करके एक पूरा article create करा था. So that is there in the description below. And do let us know in the comment section कि next video after APL Apollo क्या आप दीपक नाइट्राइट का analysis देखना चाहेंगे या Sequent Scientific का देखना चाहेंगे. Thank you for joining us.